बिहार में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब बिजली का बिल पूरे दिन एक जैसा नहीं रहेगा, बल्कि समय के अनुसार तय होगा। नए फैसले के तहत दिन में बिजली सस्ती और शाम के पीक आवर में महंगी हो जाएगी। यह व्यवस्था खास तौर पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं पर लागू होगी और धीरे धीरे बड़े लोड वाले अन्य उपभोक्ताओं पर भी प्रभाव डालेगी। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार में 125 यूनिट तक फ्री बिजली का लाभ उठा रहे लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब बिजली का बिल पूरे दिन एक जैसा नहीं रहेगा, बल्कि समय के अनुसार तय होगा। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली कंपनियों की याचिका स्वीकार कर ली है, जिसके मुताबिक कंज्यूमर्स के लिए अब टाइम ऑफ डे यानी टीओडी टैरिफ लागू होगा। 1 अप्रैल 2026 से स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगे 87 लाख से ज्यादा घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए बिजली खपत का समय तय करेगा कि बिल कितना आएगा। बिजली बिल के नए नियम के मुताबिक बता दें, बिहार में 2 करोड़ 21 लाख बिजली उपभोक्ता हैं। सरकार के नए फैसले का असर इन लाखों परिवारों पर पड़ेगा। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एक तरीके से कह सकते हैं कि सुबह में बिजली सस्ती और शाम में बिजली महंगी पड़ने वाली है। तो बिजली बिल वाली खबर को अब आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि ये बदलाव क्या है और कैसे इसका असर आप पर पड़ने वाला है। देखिए, बिहार में 1 अप्रैल से टाइम ऑफ डे टैरिफ लागू हो रहा है। मतलब ये कि समय के अनुसार बिजली तय होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर समय के अनुसार बिजली तय होगा तो कब बिजली सस्ती होगी और कब महंगी होगी। तो आपको बता दें कि दिन के समय बिजली सस्ती होगी और रात के समय बिजली महंगी हो जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल दिमाग में यही घूम रहा होगा कि आखिर कब कितनी राशि चुकानी होगी। तो आपको बता देते हैं कि दिन में सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक बिजली बिल का जो रेट है वो 80% हो जाएगा, जबकि रात के समय में शाम 5 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक यही दर 120% हो जाएगा। हालांकि घरेलू उपभोक्ता के लिए ये जो रेट है वो 120 नहीं बल्कि 110% ही रहेगा। अब अगर इसको और आसान भाषा में समझना हो तो ऐसे समझिए कि सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक बिजली 20% सस्ती हो जाएगी। मतलब आम समय में जितनी बिजली आपको 100 रुपए में मिलती थी वो आपको 80 रुपए में मिलेगी। तो वहीं दूसरी ओर शाम 5 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक गैर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए ये बिजली 20% महंगी हो जाएगी, यानी कि उन्हें 120% राशि चुकानी पड़ेगी। मतलब ये कि गैर घरेलू उपभोक्ताओं को पीक आवर में बिजली का 20% ज्यादा शुल्क देना होगा। यानी आम दिनों में जितनी बिजली आप 100 रुपए में लेते थे, उठाते थे, उसके लिए अब आपको 120 रुपए देने होंगे। हालांकि पीक आवर में भी घरेलू उपभोक्ताओं की जेब पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। इन्हें 20% नहीं बल्कि 10% ही ज्यादा शुल्क देना होगा। एक बात और समझ लीजिए, रात के 11 बजे से लेकर के सुबह के 9 बजे तक रेट जैसा है वैसा ही रहेगा, यानी कि सामान्य दर ही लागू रहेगी। इसमें कोई बढ़ोतरी या फिर कमी नहीं की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बदलाव का असर कृषि के लिए गए कनेक्शन पर नहीं पड़ेगा, यानी कि किसानों को इसका भुगतान नहीं करना है। कृषि कनेक्शन नए बिजली नियम से बाहर रखे गए हैं और कृषि उपभोक्ता नए नियम से बाहर हैं। अब अगर कृषि कनेक्शन पर यह नियम लागू नहीं होता है तो आपके दिमाग में फिर यह सवाल उठ रहा होगा कि फिर किस किस पर यह नया नियम लागू होगा। तो आपको बता देते हैं, यह नियम स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले जो उपभोक्ता हैं उन पर लागू होगा। इसके साथ ही जिनका लोड 10 किलोवाट से अधिक होगा उन पर भी लागू होगा। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि कितने लोगों पर इसका असर पड़ेगा। तो जवाब है लाखों उपभोक्ताओं पर इसका असर पड़ने वाला है। समझने वाली बात यहां पर यह है
कि बिहार में करीब 2 करोड़ बिजली उपभोक्ता हैं। 2 करोड़ लोग हैं जो बिजली इस्तेमाल करते हैं और हर घर में स्मार्ट मीटर करीब करीब लग गया है। मतलब जितने भी घर हैं जो उपभोक्ता बिजली का यूज कर रहे हैं उनके घर में करीब करीब मीटर जो है, स्मार्ट मीटर, वो इंस्टॉल है, खास करके शहरी क्षेत्र में। अब जो सबसे बड़ा सवाल आपके दिमाग में उठ रहा होगा वो ये कि आखिर ये फैसला लिया ही क्यों गया। तो आपको बता दें कि आयोग का ये मानना है कि दिन में सोलर ऊर्जा की उपलब्धता ज्यादा है, जिससे बिजली उत्पादन सस्ता पड़ता है। यही वजह है कि दिन में जो दर है वो कम रखी गई है, यानी कि दिन में आपको कम पैसे देने हैं, लेकिन शाम के समय में मांग बढ़ने के कारण दरें बढ़ाई गई हैं। ऐसे में आयोग ये चाहता है कि जो उपभोक्ता है वो अपनी खपत को संतुलित करे, उसका मिसयूज ना करे, जो अनवांटेड चीजों में यूज कर लेते हैं वो ना करें। इसका एक मकसद ये भी है कि बिजली की मांग को संतुलित करना, सस्ती ऊर्जा का बेहतर उपयोग करना। अब जबकि 1 अप्रैल से दरों में बदलाव होने ही जा रहा है, तो ऐसे में सवाल यह भी कि उपभोक्ता कैसे पैसे बचा सकते हैं। तो आपको बता देते हैं कि बिजली उपयोग का समय बदलना होगा। दिन में ज्यादा बिजली के इस्तेमाल से बिल कम आएगा। शाम के समय में अगर आप ज्यादा उपयोग करते हैं तो बिल बढ़ सकता है। तो बिजली बचाने के साथ साथ समय प्रबंधन भी आपके लिए अब जरूरी हो जाएगा। नई व्यवस्था उपभोक्ताओं की आदतों को बदलने वाली है। अब आखिर में बिजली उपभोक्ताओं को राहत वाली खबर भी समझ लीजिए। तो आपको बता दें कि राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने फैसला लिया है कि बिजली दर के लिए 2 स्लैब की जगह अब 1 ही स्लैब लागू होगा। यानी कि नया दर जो है वो करीब 7 रुपए 42 पैसे प्रति यूनिट तय अनुदान के बाद बिजली करीब 4 रुपए 12 पैसे प्रति यूनिट मिलेगी। यानी कि शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को 1 रुपए 53 पैसे प्रति यूनिट तक राहत मिल रही है। ग्रामीण वाणिज्यिक दर में 42 पैसे प्रति यूनिट की कमी है। शहरी वाणिज्यिक दर में 1 रुपए 20 पैसे प्रति यूनिट तक कमी और करीब 27 लाख उपभोक्ताओं को इसका फायदा मिलेगा। तो ये बिजली को लेकर के अब नए नियम जो है वो लागू होने जा रहे हैं। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। जेडीयू ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर अपने सांसद गिरधारी यादव की लोकसभा सदस्यता खत्म करने की मांग की है। गिरधारी यादव पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने का आरोप है। हालांकि गिरधारी यादव ने आरोपों को नकार दिया है और ये कहा है कि लोकसभा स्पीकर से जब नोटिस आएगा तो जवाब देंगे। ये खबर देखिए, उसके बाद खबर तो समझिए। गिरिधारी यादव बांका से जेडीयू के सांसद हैं। जेडीयू की ओर से स्पीकर को पत्र लिखकर अपने ही सांसद गिरिधारी यादव की लोकसभा सदस्यता खत्म करने की मांग की गई है। गिरिधारी यादव पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। मुझे लगता है इससे पहले भी जो उनका लाइन सब रहा है, एसआईआर पर भी इतना बड़ा चुनाव हुआ बिहार में और एक कंप्लेंट चुनाव पर नहीं हुआ। 2024 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी उम्मीदवार जयप्रकाश नारायण यादव को 1,03,000 वोटों से हराकर गिरिधारी यादव बांका से जेडीयू के सांसद बने थे। लेकिन महज 2 साल बाद उसी जेडीयू ने गिरिधारी यादव पर पार्टी विरोधी काम करने का आरोप लगाया है। लोकसभा में जेडीयू संसदीय दल के नेता दिलेश्वर कामैत ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर गिरिधारी यादव की संसद सदस्यता खत्म करने की मांग की और इसके लिए औपचारिक पत्र भी उन्हें सौंपा है। राजद का कैंडिडेट था और एनडीए के कैंडिडेट के विरुद्ध में उन्होंने प्रचार किया और अपने पुत्र के फेवर में उन्होंने प्रचार करने का काम किया। गिरिधारी यादव पर आरोप है कि उन्होंने 2025 के चुनाव में बेटे चाणक्य प्रकाश रंजन को आरजेडी के टिकट पर बांका के बेलहर सीट से विधानसभा चुनाव लड़वाया और पुत्र मोह में पार्टी के विरोध में जाकर आरजेडी उम्मीदवार के लिए प्रचार किया। उसके आधार पर जो साक्ष्य मिले थे, उन साक्ष्यों के आधार पर जो हमारे संसदीय दल के नेता हैं दिलेश्वर कामत जी ने आवेदन दिया है। हालांकि गिरिधारी यादव ने आरोपों को नकार दिया है और कहा है कि लोकसभा स्पीकर से जब नोटिस आएगा तो जवाब दूंगा।
के लिए आपने प्रचार किया? बेटा सबका स्वतंत्र है, मेरा बेटा बालिग है, ऐसा कोई नाबालिग थोड़े उसको लेके साथ साथ चलेंगे। वो स्वतंत्र है, उसमें क्या, लोकतंत्र में स्वतंत्र है। इसमें गिरधारी यादव पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर जेडीयू की ओर से सदस्यता खत्म करने की मांग पर आरजेडी सांसद मीसा भारती कहती हैं कि ये जेडीयू का अंदरूनी मसला है। वैसे गिरधारी यादव का लड़का वयस्क है और सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। ऐसे तो बहुत सारे बिहार में नेता हैं जो आरजेडी के लिए प्रचार कर रहे थे, एनडीए के बहुत सारे नेता हैं। आप कहेंगे तो लिस्ट जारी अगले बार हम कर देंगे। जबकि पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने कहा कि बेटे के लिए प्रचार करना गलत नहीं, उन्होंने पार्टी के खिलाफ कोई काम नहीं किया है। नहीं, मैं कहीं और गए हों तो वो जरूर उनको बताना चाहिए, यदि बेटे के लिए गए हों तो ये गलत नहीं होगा। गिरधारी यादव को पहले ही पार्टी की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी कर अगले 15 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा गया था, लेकिन अब मामला सिर्फ नोटिस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सीधे उनकी संसदीय सदस्यता पर खतरे की तलवार लटक गई। सबकी नजर गिरधारी यादव के जवाब और स्पीकर के फैसले पर टिकी है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आपको खबर समझाते हैं कि आखिर जेडीयू ने ऐसा क्यों किया है, तो इस खबर को आप समझिए। देखिए, बांका से जेडीयू के लोकसभा सांसद हैं गिरधारी यादव। बांका लोकसभा सीट से जीत कर आए हैं। जेडीयू के सांसद गिरधारी यादव पर अनुशासनहीनता का आरोप है। गिरधारी यादव की सदस्यता खत्म करने की मांग जेडीयू की तरफ से की गई है। अब आप खबर तो समझिए, सांसद गिरधारी यादव की सदस्यता खत्म करने की मांग आखिर क्यों की गई? तो गिरधारी यादव के बेटे विधानसभा चुनाव लड़े। बांका के बेलहर सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा था। चाणक्य प्रकाश रंजन आरजेडी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़े थे, जो गिरधारी यादव के बेटे थे। अब आप खबर तो समझिए, सांसद गिरधारी यादव पर आरोप है कि विरोधी पार्टी से चुनाव लड़ रहे बेटे के लिए उन्होंने चुनाव प्रचार किया। जेडीयू ने अनुशासनहीनता का आरोप गिरधारी यादव पर लगाया है। कोई पार्टी अपने सांसद विधायक की सदस्यता कैसे खत्म करा सकती है, अब आप इसे समझिए। देखिए, दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची के तहत यह किया जा सकता है, मतलब पार्टी कार्रवाई की मांग कर सकती है। अब आप खबर तो समझिए, सांसद विधायक की सदस्यता खत्म कब करा सकती है उसकी पार्टी? तो सदस्य के स्वेच्छा से पार्टी छोड़ने पर, पार्टी के व्हिप या फिर आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई हो सकती है, या फिर पार्टी विरोधी गतिविधि में अगर शामिल कोई व्यक्ति होता है तो पार्टी कार्रवाई कर सकती है। सांसद विधायक की सदस्यता खत्म करने को लेकर के अब आप और इसे समझिए कि पार्टी के सचेतक के माध्यम से शिकायत की जाती है और सदन के अध्यक्ष से इसमें लिखित शिकायत होती है। और अब आपको बताते हैं कि सांसद विधायक की सदस्यता खत्म करने पर अंतिम निर्णय आखिर किसका होता है? तो सदन के अध्यक्ष का फैसला होता है। सुनवाई के बाद अयोग्य घोषित किया जा सकता है। और अब क्योंकि पार्टी के विरोध में गतिविधि में शामिल होने की बात जेडीयू ने कही है और इसे लेकर के सांसद की सदस्यता खारिज करने की बात कही जा रही है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। पत्नी के साथ चल रहे तलाक केस में भोजपुरी के फिल्म स्टार पवन सिंह आरा के फैमिली कोर्ट में पेश हुए, जबकि ज्योति सिंह कोर्ट में नहीं पहुंची, जिसकी वजह से जज ने सुनवाई के लिए अब उन्हें अगली तारीख दे दी है। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। पवन सिंह भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार, जिसकी एक झलक पाने को फैंस बेताब रहते हैं। पवन सिंह भोजपुरी फिल्मों का ऐसा सुपरस्टार जिसको बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक बनाती है। पवन सिंह की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि वो जहां जहां चुनाव प्रचार करने गए, रोड शो किया, वहां वहां पुलिस को भीड़ नियंत्रित करने में पसीने छूट गए। लेकिन पवन सिंह जितने पॉपुलर हैं उतने ही विवादित भी।
पत्नी ज्योति सिंह के साथ चल रहे तलाक केस में बुधवार को पवन सिंह आरा के फैमिली कोर्ट पहुंचे, जहां इस मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट परिसर के अंदर और बाहर फैंस की जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। पवन सिंह करीब 40 मिनट से ज्यादा समय तक कोर्ट में रहने के बाद बाहर निकले। सुनवाई के दौरान पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह कोर्ट नहीं पहुंची, जिसकी वजह से जज ने अगली तारीख मुकर्रर कर दी। इस मामले में 11 फरवरी को भी सुनवाई हुई थी। तब ज्योति सिंह कोर्ट पहुंची थी, लेकिन पवन सिंह बीमारी का हवाला देकर नहीं पहुंचे थे। बता दें कि 6 मार्च 2008 को भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह की शादी उत्तर प्रदेश के बलिया के एक होटल में हुई थी। ये पवन सिंह की दूसरी शादी थी, लेकिन विवाह के कुछ महीनों बाद ही दोनों के रिश्तों में खटास आ गई और बात तलाक को लेकर कोर्ट तक पहुंच गई। अब देखना होगा अगली तारीख पर दोनों पति पत्नी पहुंच पाते हैं या फिर से कोई नई तारीख मिलती है। न्यूज़ 18 के लिए आरा से चंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब आपको पूरी खबर समझाते हैं। देखिए, पवन सिंह को क्यों लगाना पड़ रहा है कोर्ट का चक्कर, इसे आप समझिए। तो पवन सिंह जो हैं वो आज आरा कोर्ट पहुंचे थे। भोजपुरी फिल्म स्टार पवन सिंह की ज्योति सिंह से शादी हुई है और कुछ दिनों के बाद ही दोनों के रिश्तों में खटास आ गई। अब ये मामला तलाक की मांग तक पहुंच गया है और आरा के फैमिली कोर्ट में तलाक का ये केस चल रहा है। आज कोर्ट में तलाक मामले में सुनवाई थी। सुनवाई में हिस्सा लेने के लिए पवन सिंह कोर्ट पहुंचे थे। करीब 40 मिनट तक पवन सिंह कोर्ट में रहे, लेकिन उनकी पत्नी ज्योति सिंह के ना पहुंचने से सुनवाई के लिए अब अगली तारीख मिल गई है। यानी कि अब अगली तारीख को पवन सिंह को कोर्ट जाना पड़ेगा। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। पश्चिम एशिया में युद्ध से खड़े हुए ऊर्जा संकट को लेकर देश में अब सियासी तकरार जारी है और इसी बीच आज सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। सरकार ने युद्ध को लेकर देश का स्टैंड साफ किया और साथ ही विपक्ष और पूरे देश को एक बार फिर से भरोसा दिया है कि हालात कंट्रोल में है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट की देश में कोई कमी नहीं है। लेकिन विपक्ष सरकार के जवाब से संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है और इस मुद्दे पर संसद में चर्चा की मांग कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। मिडिल ईस्ट में युद्ध के संकट से केंद्र सरकार बार बार कह रही है कि देश में तेल और गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन विपक्ष ये बात मानने को राजी नहीं है। विपक्ष सरकार के रवैये पर सवाल उठाते हुए जनता को गुमराह करने का आरोप लगा रहा है। इस सियासी आर पार के बीच बुधवार को सरकार ने संसद भवन में एक महत्वपूर्ण सर्वदलीय बैठक भी बुलाई, लेकिन जब सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है तो न तो उसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी होते हैं। खैर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मौजूदा हालात की जानकारी दी। साथ ही पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने भी बैठक में विपक्ष को ब्रीफ किया। बैठक में और बैठक के बाद सरकार ने देश को भरोसा दिलाया कि पैनिक की कोई बात नहीं है, हालात नियंत्रण में है। कि सारे विपक्ष ने जो सवाल की और जो जानकारी प्राप्त करना चाहा, सरकार ने जवाब दिया और अंत में सारे विपक्ष के साथियों ने ये कहा है कि संकट के इस घड़ी में सरकार जो फैसला करेंगे, जैसे परिस्थिति है उसके हिसाब से कदम उठाएंगे, तो सब एकजुट होकर के साथ देंगे, ये सबने कहा है। लेकिन विपक्ष के मुताबिक सरकार का जवाब संतोषजनक नहीं है। विपक्ष की मांग है कि इस मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा की जाए। नहीं, संतोषजनक नहीं रहा। अब तो कहा कि संतोषजनक नहीं रहा, इसीलिए हम लोग की जो पुरानी मांग है, समाजवादी की भी है और पूरे अपोजिशन पार्टी की है, कि उसमें 193 के तहत लोकसभा में और 176 के तहत राज्यसभा में इस इशू पर जो वेस्ट एशिया का जो प्रॉब्लम है उसको लेकर बहस होनी चाहिए। इस बैठक से पहले पीएम मोदी लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में युद्ध पर बयान देते हुए पक्ष विपक्ष की एकता यानी टीम इंडिया वाला संदेश दे चुके हैं, लेकिन विपक्ष अपने अड़ियल रवैये को छोड़ने को तैयार नहीं दिखता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो युद्ध की वजह से संकट देखिए गहराता जा रहा है और इसी संकट पर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। अब सवाल ये कि क्या इस संकट पर सर्वदलीय बैठक से दूर होगा संकट? इसे आप ऐसे समझिए कि पश्चिम एशिया में युद्ध के हालात बने हुए हैं।
जिसमें ईरान, अमेरिका, इजराइल युद्ध का असर जो है भारत पर भी पड़ रहा है। सरकार हर स्थिति से निपटने के लिए कोशिश कर रही है। संसद के दोनों सदनों में पीएम मोदी ने इसे लेकर जानकारी भी दी। अब पीएम मोदी के बयान के बाद भी विपक्ष जो है वो संतुष्ट नहीं है। पश्चिम एशिया के हालात पर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक हुई, जिसमें विदेश पेट्रोलियम मंत्री ने हालात की जानकारी दी। पैनिक की बात नहीं है। सरकार ने कहा कि हालात जो है वो नियंत्रण में है, पैनिक नहीं होना है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट की देश में कोई कमी नहीं है, सरकार ने इसकी जानकारी भी दी। लेकिन इस जवाब से विपक्ष संतुष्ट नहीं है और विपक्ष का कहना है कि संसद में इसे लेकर के चर्चा होनी चाहिए। यहां तक कि राहुल गांधी और टीएमसी के नेता बैठक में नहीं पहुंचे। लेकिन इस बैठक में भी विपक्ष ने यह जरूर कहा कि इसकी चर्चा संसद में होनी चाहिए, क्योंकि विपक्ष सरकार की तरफ से किए जा रहे दावे को लेकर के संतुष्ट नहीं है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की कर लेते हैं। जमशेदपुर में पिछले कुछ दिनों से बना हुआ डर आज खत्म हुआ। सेना के जवानों ने 2 जिंदा मिले अमेरिकी मिसाइल बम को डिफ्यूज कर दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है और सेना के अधिकारियों को धन्यवाद भी दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। जमशेदपुर में महाबम, 80 साल से रेत में दफन। इंडियन आर्मी का एक्शन, सक्सेसफुल हुआ ऑपरेशन। आसमान में उठता धुआं और लोगों के चेहरे पर खुशी। ये तस्वीर है जमशेदपुर के स्वर्णरेखा नदी के किनारे की, जहां रहने वाले लोग पिछले कुछ दिनों से डर और दहशत के साए में जी रहे थे, क्योंकि इलाके में एक साथ 2 बड़े जिंदा अमेरिकी मिसाइल बम मिले थे, जिसे सेना के जवानों ने डिफ्यूज कर दिया। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली और सेना के जवानों को धन्यवाद कहा। बम तो 10-12 दिन पहले से मिला था, लेकिन डर का पूरा माहौल था। अभी कोई डर वर कुछ नहीं है। पूरा सब गांव वाले, सब बच्चे बूढ़े सब खुश हैं पूरा, और सब में खुशी दिख रहा है। इंडियन आर्मी को धन्यवाद। इंडियन आर्मी को बहुत धन्यवाद। उन लोग का चलते पूरा सेफ्टी से जो हुआ सब कुछ कंप्लीट हुआ। सेना के जवानों ने पहला बम सुबह 12:15 बजे और दूसरा बम 1:20 पर डिफ्यूज किया। नदी के बीचों बीच 200 फीट जमीन के अंदर मिसाइल बम को डायनामाइट लगाकर डिफ्यूज किया। और आइए अब आपको खबर समझाते हैं। जमशेदपुर के स्वर्णरेखा नदी किनारे 2 जिंदा बम मिले थे। बालू की खुदाई के दौरान दोनों बड़े बम मिले थे। बम पर मेड इन अमेरिका लिखा हुआ था। दोनों बम के द्वितीय विश्व युद्ध के समय के होने की आशंका जताई जा रही है। बम के जिंदा होने की वजह से इलाके में खतरा बना हुआ था। आसपास के लोग बम को लेकर डरे हुए थे। सेना के जवानों ने दोनों बमों को डिफ्यूज कर दिया और इसी के साथ बम की वजह से डर का जो माहौल था वो खत्म हो गया। लेकिन अब भी इस बात का पुख्ता जवाब नहीं मिल सका है कि इतना बड़ा बम यहां आया कैसे। अब इस सवाल का जवाब भी ढूंढना पड़ेगा। और इसी के